नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्ष्य के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और बाकायदा टी सीरीज को क्रेडिट देते हुए एक गाना है, वफा ना रास आई तुझे वो हर जाई अरे वो बेवफा जरा ये तो बता तूने कैसी आग लगाई जी। आजकल ना मतलब दिल टूटने, बेवफाई, ये सब चीज़ों की चर्चा आजकल ज़्यादा हो गई है। और कारण ये है कि एक मनोनीत एक उपराष्ट्रपति जिसको सरकार ने पूरे भरोसे के साथ पश्चिम बंगाल से सीधे उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया था, उन्होंने अचानक स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। देश का उपराष्ट्रपति पद फिलहाल खाली है। अब आगे चर्चा है कि किसको बनाया जाए, क्यों बनाया जाए, कौन बनेगा, किस हिसाब से बनेगा। लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देकर अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना, अचानक राष्ट्रपति भवन को जाना और मोदी जी का वो ट्वीट जो एकदम बिल्कुल फॉर्मल सा है, उतना तो उन्होंने उस दिन केरल के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके निधन पे उन्होंने लंबा चौड़ा स्पीच लिख दिया था। ऐसे में सर सवाल उठता है कि ये इस्तीफा इतना नॉर्मल तो नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से जो पार्लियामेंट कवर करने वाले पत्रकार हैं वो उस दिन पार्लियामेंट दृश्य उस दिन का बता रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि मामला 4 बजे के बाद से बिगड़ना शुरू हुआ और सिर्फ 4 या 5 घंटे में पूरी पटकथा लिखी गई और मामला। लेकिन जो खटास है वो सिर्फ एक दिन का नहीं है, बहुत पहले से ये चीज़ें चली आ रही थी। और उसके बाद डायरेक्ट कहिए इनडायरेक्ट कहिए ये कहा गया था और इम्पीचमेंट की भी बात हो रही है। तो पूरा उस दिन का वाकया क्या है आप बताइए। जगदीप धनखड़ जी के अगर हम करियर पर देख लें तो जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे उससे पहले तक शायद राजनीतिक वनवास में थे। हाँ, राजनीतिक वनवास में थे और बहुत सारे लोग शायद उनका नाम तक नहीं जानते थे क्योंकि वो बहुत पहले विधायक रहे, लोकदल में थे, लोकदल से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर भाजपा में आए और भाजपा के लीगल सेल में थे। लीगल सेल में थे और ठीक है कि वकालत करते थे, लेकिन कोई बड़ा चर्चित केस नहीं उन्होंने के चलते वो ऐसा सुर्खियों में कभी नहीं आते। तो बहुत लोगों के लिए वो नाम एकदम से चौंकाने वाला था कि जगदीप धनखड़ कौन है, जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। और अगर आप देखें तो जैसे अगर हमने कहीं ए लिखा हुआ है तो आप उनका राइज एंड फॉल ऐसे देखेंगे ना, जैसे ऐसे गए ऐसे आए, है ना। तो ये इस तरीके के कुछ ही लोग होते हैं जो एकदम से ऐसे जाते हैं और एकदम से ऐसे आते हैं, उसमें जगदीप धनखड़ का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री ने, क्योंकि प्रधानमंत्री उनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे और एक मैसेज देना था ख़ास तौर पर राजस्थान की जनता को, ख़ास तौर पर जाटों को और ओबीसी को और ख़ास तौर पर उस वर्ग को जो कि ये मानता है कि बीजेपी में जो कह सकते हैं कि कानून की समझ रखने वाले लोग कम हैं। तो उनको एक संदेश देना था कि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं और वो अगर आगे आते हैं तो वो भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए जगदीप धनखड़ का नाम सामने लाया गया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में बीजेपी ने उनसे जो अपेक्षाएं रखी थी वो सारी अपेक्षाओं पर वो खरे उतर रहे थे। और बीजेपी आज पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी है उसमें जगदीप धनखड़ की भूमिका बहुत है। इस बात को हर कोई स्वीकार करता है। लेकिन आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उस समय ममता बनर्जी को, टीएमसी को जो दर्द हुआ था वही दर्द जब बीजेपी को यहाँ पर हुआ तब उनको एहसास हुआ कि हाँ ये क्या कर रहे थे। अब आप देखिए दर्द मतलब जो कभी वफा के लिए मशहूर था वो बेवफाई कैसे करने लगा, सवाल तो यही है ना सर। देखिए इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो मुझे ये लगता है कि जब आप अगर हम उनको देखें तो उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो कोई हैवीवेट नेता नहीं थे। वो कोई जनाधार वाले नेता या उनके पीछे इतने सारे राजनीतिक दल हैं या उन्होंने कोई राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा चमत्कार दिखाया, ऐसे नेता नहीं थे। वो लाइट वेट नेता थे। तो लाइट वेट को जब आप हैवी वेट बना देते हैं तो उसको लगता है कि उसको अपनी ज़मीन का पता नहीं होता है। जब वो आप आसमान में होते हैं तो आपको लगता है कि मेरे नीचे सब हैं और मुझे इससे ज़्यादा और ऊंचाई चाहिए।
तो ये जो चाहत है ना, ये वापस ज़मीन पर ला गिराती है किसी भी व्यक्ति को, तो वही जगदीप धनखड़ के साथ हुआ है। ऐसी बहुत सी क्योंकि पुष्ट खबरें तो नहीं है, लेकिन बहुत सी जो चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, वो यही है। मैं सुन रहा था जो आप बता रहे हैं उसमें एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार है, वो ये कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ जी से जब बात होती थी तो ये कहते थे कि उनका बॉस कोई नहीं है, उनका बॉस सिर्फ 3 व्यक्ति है, वो है जगदीप धनखड़ और जगदीप धनखड़। जी, तो यही जो चीज़ थी ना, और दूसरा क्या था कि जो उनका स्वभाव था, क्योंकि वो स्वभाव से एक योद्धा हैं, और जिस तरीके से वो सीधा चुनौती देते थे सर्वोच्च न्यायालय को, और जिस तरीके से वो चुनौती देते थे अन्य जो लोग उन पर हमला करते थे, तो उससे कई बार लगता था कि ये शायद अपने अधिकार क्षेत्र से, या जो एक राजनीतिक मर्यादा है उसकी जो सीमा है उसको लांघ रहे हैं। हालांकि एक तरफ वो राहुल गांधी को बार बार समझाते थे कि आप विदेश जा रहे हैं तो देश की बुराई मत करिए। अब वो बार बार विकसित भारत के संकल्प को लेकर भी अपने उद्बोधन में जरूर जिक्र करते थे। जनता को क्या करना चाहिए, नेताओं को क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए, न्यायालयों को क्या करना चाहिए, सब समझाते थे, लेकिन वो खुद समझने को तैयार नहीं थे, और यही जो चीज़ थी वो उनको भारी पड़ गई है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री का जो जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे, वो ट्वीट बता रहा है कि प्रधानमंत्री और उनके बीच में किस तरह के संबंध रहे होंगे जब उनकी रवानगी तय हुई उस दौरान। तो एक तरफ प्रधानमंत्री ही आपको यहाँ तक लेके आए और वही लेकर आए, दूसरा कोई शख्स नहीं, सिर्फ वही लेकर आए आपको यहाँ तक, और अब आप उन्हीं के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ईगो आड़े आ रहा है। ईगो उस व्यक्ति को रखना चाहिए जिसका कोई राजनीतिक जनाधार हो, जो अपनी कोशिशों के चलते, अपनी मेहनत के चलते यहाँ तक पहुँचा हो। जगदीप धनखड़ के केस में ये साफ है कि प्रधानमंत्री ने उनको राज्यपाल बनाया, प्रधानमंत्री ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से वो कोलकाता और फिर दिल्ली तक के पदों पर पहुँचे थे। उसके बाद अगर आप सीधा उनसे ही भिड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो टकराव है वो काम नहीं करने देता, और उस टकराव से जो नुकसान जनता को होता है, तो ठीक है, उनको इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया, और बड़ी सहजता के साथ, और एक उनकी उम्र भी थी, और हाल में गया या उनको ये समझ में आया कि आगे कोई रास्ता नहीं है इस्तीफा के अलावा। जी देखिए, अगर हम वो जो प्लेन पेपर पे साइन करवाया गया राज्यसभा सदस्यों से, जी वो क्या था? जी देखिए, राज्यसभा सदस्यों से जो साइन कराने की जो रिपोर्ट सामने आई है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सत्ता पक्ष भी इस तैयारी में था कि ठीक है, इनके खिलाफ अब अविश्वास आएगा। हाँ। एक ये तैयारी लग रही है। दूसरा, मुझे इस बात को तो ये शायद उनको संकेत दिया गया था। अब आप ना इस्तीफे का घटनाक्रम देखिए। इस्तीफे में जिस तरीके से वो राष्ट्रपति भवन में अचानक पहुंचते हैं बिना बताए, वहाँ का स्टाफ भी हैरत में आ जाता है कि, और राष्ट्रपति जी को बताया जाता है कि वो आए हैं मिलने के लिए, तो 20-25 मिनट शायद उनको वेट भी करना पड़ा था जगदीप धनखड़ जी को। तो राष्ट्रपति जी आए, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो यानी कि ये जो इस्तीफा है वो उन्होंने खुद से दिया, शायद आवेश में आकर दिया, अचानक से। वो जिस तरीके से अगर आप पत्र की भाषा भी देखेंगे, इस्तीफे पत्र की भाषा भी देखेंगे, और तत्काल प्रभाव से दिया इस्तीफा, तत्काल प्रभाव से एक्सेप्ट भी हो गया। तो वो पूरे घटनाक्रम पर गौर करेंगे तो ऐसा लगता है कि शायद उनको संकेत दिया गया था कि नहीं, ये सब मनमानी नहीं चलेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, और उसको उन्होंने दिल पर लिया और गुस्से में जाकर इस्तीफा दिया। शायद अब उनको पछतावा भी हो रहा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, 2 साल का भी कार्यकाल बाकी था। मामला उनके लिए आखिरी कदम वो साबित हुआ। राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष का एक तरफा वो स्वीकार किया, जी, और अनाउंस भी कर दिया, बाकायदा अनाउंस भी कर दिया। और बीजेपी नेतृत्व किस कदर नाराज था ना, कि मुझे जेपी नड्डा जी का जो वो बयान था, थोड़ा सा वो नागवार भी गुजरा, जिसमें उन्होंने कह रहे थे कि मैं जो कह रहा हूँ वही रिकॉर्ड पे जाएगा, कुछ और रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। जब सभापति सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, आपकी उनसे नहीं बन रही है, लेकिन नीचे आप कैसे कह सकते हैं बैठ के कि जो मैं कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड पे जाएगा? तो ये सभापति के अधिकार को चुनौती देना हुआ। तो लेकिन ये दिखा रहा था, तनाव दिखा रहा था कि उन्होंने उससे पहले खड़गे जी को बोलने का दिया था, जबकि सारा का सारा सदन, ये प्रावधान ही नहीं था खड़गे जी को उतना बोलने देने का, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनको अलाउ किया। और उनकी जो बैठकें, जो खासतौर पर विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकें हो रही थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय दिया था, उन्होंने लगातार बुलाया था कि आप आ जाओ। जी, और जयराम रमेश के साथ तो उनकी लगातार बैठकें हुआ करती थी। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उन पर सरकार भी देख रही थी कि ये किस दिशा में जा कहाँ रहे हैं। एक पत्रकार बहुत वरिष्ठ है, उनका नाम लेना सही नहीं होगा, उनकी चर्चा में सुन रहा था, वो ये दावा कर रहे थे कि विपक्ष
विपक्षी पार्टियां जो है उनके नेताओं से जब जगदीप धनखड़ की इधर बातचीत हो रही थी तो उसमें यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि अगर आप लोग के पास 20-25 सीट और होती तो आप लोग सरकार में होते, और पता नहीं चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं समर्थन वापस ले रहे हैं। जी जी। तो इस तरह की वो बातें करने लगे थे जी। और ये सरकार को इसकी भनक लग चुकी थी। जी। और इसके अलावा भी आप ठीक है कि ये हमने यहाँ से खबर आती वहाँ से खबर आती, लेकिन अगर आप उनका जो एक्स का जो हैंडल है उस पर भी देखेंगे तो उनकी जो मुलाकातें हैं वो विपक्ष के नेताओं के साथ अधिकतर हैं। कभी संजय राउत बैठे हुए हैं, कहीं दूसरे नेता बैठे हुए हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, कभी कोई दूसरे हैं। तो विपक्ष के नेताओं के साथ उनकी जो बैठकें चलती थी तो लग रहा था कि शायद वो कहीं उपराष्ट्रपति हो, आप अरविंद केजरीवाल जो कि किसी पद पे अभी संवैधानिक पद पे नहीं है, आप उनसे मुलाकात करने का आप वजह बताइए। जी। हो सकता है नहीं हो। जी बिल्कुल। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा था। सरकार तो सरकार है, उसके पास सारी जानकारी होती है, सरकार को भनक लगी। और जब अगर सरकार को ये भी देखना होता है कि किसी सदन में सरकार की फजीहत ना हो जाए। अब जिस तरीके से जो सभापति काम कर रहे थे, कल को हो सकता है कि कोई बिल अटक जाता, कल को हो सकता है कि जो विपक्ष ने जो एक नोटिस दिया था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक माननीय जज को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने का, तो ये अगर नोटिस स्वीकार हो जाता, उस पर चर्चा हो जाती, वो पारित हो जाता, तो सरकार के लिए क्या असहजता होती। तो ये दिखाता है कि, और ख़ासतौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि गठबंधन जब सरकारें होती हैं, भारत का राजनीतिक इतिहास बताता है कि गठबंधन राज्य सरकारों को अस्थिर करने के प्रयास बहुत होते हैं। इन प्रयासों में विदेशी शक्तियां भी होती हैं। तो वो कौन सी शक्ति क्या चाह रही है, तो ये इसको समय पर रोक दिया गया। ये एक कह सकते हैं कि बड़ा घटनाक्रम होने से रोक दिया गया है सही समय पर। अच्छा, वैसे विपक्षी अगर देखा जाए तो विपक्षी दलों के सांसद भी राहत महसूस कर रहे हैं, हालांकि एकदम कपिल सिब्बल और जयराम रमेश को छोड़ दिया जाए तो जी। इन दोनों के अलावा बाकी सब बहुत ज्यादा इस पे सक्रिय नहीं है। खड़गे ने तो ये तक बोल दिया कि उनका मामला है, वो जाने, जी मुझे क्या पता नहीं। और आप देखिए मतलब अगर हम देखें, सोमवार को उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद ये पूरा सप्ताह निकल गया, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर वो राजनीतिक बियाबान में चले गए हैं। उनके पक्ष में ना सोशल मीडिया पर कोई आवाज़ उठी, ना कोई उनके राजस्थान में उनका जो गृह जिला है वहाँ से कोई आवाज़ उठी, ना ही कोई इस तरीके का, जैसा आप कह रहे हैं किसानों के नेता का अब कोई बात चली, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक भी सांसद, ठीक है बयान दिए होंगे, लेकिन कोई एक जाकर खड़ा नहीं हुआ या किसी ने आकर मीडिया से उनके पक्ष में बात नहीं करी। सरकार पर सवाल उठाए के अलावा और कपिल सिब्बल के अलावा, और सरकार पर सवाल उठाए, उन्होंने भी क्या सरकार पर सवाल उठाए कि नहीं कारण बताइए, वो चले गए। इस पे किसी को दुख नहीं है, किसी को दुख नहीं है। तो ये तौर पर किसी ने ये तक नहीं कहा कि उन्हें अच्छी फेयरवेल ले दी जाए। जी। तो आप देखिए कि एक तरफ जगदीप धनखड़ जी ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में अधिकांश समय विपक्ष को कह सकते हैं कि विपक्ष की बात नहीं सुनने में बिता दिया। तो विपक्ष की ओर से लाया गया था। विपक्ष उनसे नाराज था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकार सत्ता पक्ष नाराज हो, तो उन्होंने दोनों ही पक्षों को अपने साथ नहीं रखा। तो इससे पता लगता है कि उनकी राजनीतिक कार्यशैली कैसी थी। दिल्ली में जो हुआ एग्जैक्ट वही सब चीज़ें बंगाल में थी। अब आप देखिए बंगाल में क्या कोई राजनीतिक दल उनके साथ खड़ा है? बीजेपी ठीक है उनको सपोर्ट कर रही थी, उस समय उनको डिफेंड कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी भी नहीं कर रही है। तो ये दिखा रहा है कि उनकी अपनी कार्यशैली में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, जो कि इस इस्तीफे की परिणति में वो परिवर्तित हुई। एक चीज़ और कि जगदीप धनखड़ जी ठीक है अब वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि उन्होंने कुछ रिकॉर्ड भी बनाए हैं। वो रिकॉर्ड क्या था कि पहली बार देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। इससे पहले कभी नहीं हुआ था, वही विपक्ष ने। जी। और इससे पहले एक और रिकॉर्ड उनके नाम पर है कि उन्होंने जो, अगर हम पिछली लोकसभा की बात कर लें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की, तो उन्होंने सर्वाधिक संख्या में राज्यसभा से सांसदों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाया था। तो ये दिखाता है कि आप को जो शपथ दिलाई गई थी कि आपने सबके साथ न्याय करना है, आपको लोकतंत्र की संविधान की रक्षा करनी है, उसमें कहीं ना कहीं आप अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन में खरे नहीं उतरे हैं। और ये जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें देश में सहानुभूति उनके पक्ष में तो कहीं नहीं दिख रही है। सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या हुआ, ये पूछ रहे हैं लोग कि क्या हुआ। उनको हटा दिया, इससे किसी को कोई भी जरा दिक्कत नहीं है। राजनाथ सिंह को गुस्सा अभी आता है क्या? नहीं, देखिए राजनाथ सिंह जी ठीक है, वो गुस्सा उनको बहुत कम देखा होगा लोगों ने उनको गुस्से में। उनको जो लोग फॉलो करते हैं वो बता रहे हैं कि उनकी बेचैनी कुछ ज्यादा थी। जी। शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जितने बेचैन नहीं थे उससे ज्यादा राजनाथ सिंह बेचैन थे उस दिन। जी
बिल्कुल। और क्योंकि ये अगर देखिए जो ऐसे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको भी पता होता है कि जब कोई कौन ये काम स्मूथली कर सकता है, कौन स्मूथली कर सकता है। और दूसरी बात क्या है कि कोई अगर इस तरीके से सरकार के रास्ते में रोड़ा बनना चाहता है तो वो दिक्कत वाली बात होती है। और राजनाथ सिंह भी अगर हम कह सकें कि वो ट्रबल शूटर के रूप में उनकी भी एक पहचान है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद पे तो उनका अभी बहुत दूर है उनके लिए, क्योंकि सरकार के लिए वो ट्रबल शूटर है। जी जी बिल्कुल। और दूसरा क्या था कि अब देखिए कि जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता तेजी से बढ़ रही है, तमाम अभी चुनौतियां भी बनी हुई हैं रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से, तो मुझे लगता है कि नया रक्षा मंत्री लाना थोड़ा सा इस समय ठीक नहीं होगा। बाकी प्रधानमंत्री को ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होगा कि क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह की राजनीतिक जरूरत अभी बीजेपी के लिए बनी हुई है, तो शायद ज्यादा ही है, खास करके गठबंधन की सरकार में। जी जी, गठबंधन की सरकार में। और क्योंकि उनकी जो छवि है वो साफ नेता की, स्पष्ट और ईमानदार नेता की, सभी दलों में उनके अच्छे संपर्क हैं, कांग्रेस के साथ भी वो बड़े आत्मीयता के साथ मिलते हैं, तो उनका एक अपना एक अलग इमेज है। तो जरूर बीजेपी खासतौर पर मुश्किल के समय में उनका उपयोग करना चाहेगी। बिल्कुल। और धनखड़ वाले मामले में भी ऐसा ही हुआ। जी जी बिल्कुल। आगे उपराष्ट्रपति कौन? देखिए आगे उपराष्ट्रपति के लिए तो अब बीजेपी और बीजेपी को तो अध्यक्ष मिला नहीं लेकिन प्रधानमंत्री क्या चौंकाने की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। अब हमने देखा कि इस पूरे सप्ताह में कम से कम दर्जन भर नाम आ गए। हाँ, वही नाम जो पहले बीजेपी के अध्यक्ष के लिए जी 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 जी। तो अब वो जो दर्जन भर नाम है, तो आप यकीन मानिए कि उनको वो करवटें बदलते हुए उनकी रातें गुजर रही होंगी, क्योंकि उनको सबको लग रहा होगा हो सकता है मेरा नाम आ जाए। क्योंकि इतना तो है कि किसी दूसरे दल से आए हुए लोग, जो वैचारिक संगठन है बीजेपी का, जी, वहीं से निकला हुआ व्यक्ति अब इस पद पे जाएगा, इतना आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये अनुभव देख लिया बीजेपी ने। और दूसरा जिस तरह से आप बहुत सारे नाम चले, सहयोगी दलों के चले, ठाकुर जी का वहाँ से चला बिहार से, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार से शायद कोई उपराष्ट्रपति ना बने, क्योंकि एक तो ऑलरेडी जो उपसभापति हैं वो वहीं से हैं, जेडीयू से ही हैं, जेडीयू कोटे से, तो शायद वहाँ से ना बने। हो सकता है कि अब जो चुनाव है असम से, तमिलनाडु से, केरल में, बंगाल में, यहाँ का कोई नंबर लग जाए। और जो भी जिसका भी नंबर लगेगा, महिला की भी उम्मीद कम है, इसलिए कि ऑलरेडी राष्ट्रपति जी हमारी महिला है। जी जी। तो ये दिखा रहा है कि बनेगा, जैसा आपने सही कहा, कि बीजेपी के कैडर का और बीजेपी के और संघ के जो अनुशासन है उसकी परिधि में रहने वाला ही व्यक्ति यहाँ तक पहुंचेगा, ऐसा लगता है। एक संभावना, और संसदीय अनुभव होगा उस व्यक्ति को जो आएगा। एक संभावना है कि दक्षिण भारत से हो सकता है ऐसा, इसलिए क्योंकि जो चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी का अध्यक्ष दक्षिण भारत से होगा, तो शायद अगर दक्षिण भारत से अध्यक्ष न बनाना हो तो उपराष्ट्रपति बना सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। क्या अगले वीक में संसद चलेगा सामान्य? नहीं, अब देखिए ये जो चर्चा है ऑपरेशन सिंदूर की, राज्यसभा में लोकसभा में समय आवंटित कर दिया है दोनों सदनों में, तो और ये भी बता दिया गया कि कौन चर्चा की शुरुआत करेगा, कौन कौन लोग भाग लेंगे, किस किस दल से प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे, तो ये सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबकी यही मांग थी कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराइए, हमारे जो सवाल हैं उनके जवाब दे दीजिए। तो वो सत्र की शुरुआत में ही होने जा रहा है वो, तो उम्मीद है कि सदन चलेगा और सदन को चलना चाहिए। एसआईआर तो सिर्फ बिहार में था, अब तो देश में आ गया। हाँ नहीं, और ये आना भी चाहिए ना। अब देखिए आपकी बिहार में ही अगर पता लग रहा है कि 7.5 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट मतदाता हैं, लगभग 52 लाख के आसपास जी नाम हटे हैं, तो ये जो 52 लाख है ये बड़ा फिगर होता है, और ये हमारे लोकतंत्र को एक तरह से दूषित कर रहा था। अगर मैं एक ही व्यक्ति में 3 जगह निर्वाचन क्षेत्रों में मैं मतदाता हूँ, तो ये हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारी जो हमारे जो रिजल्ट आते हैं उसमें एक तरह से ये घपला ही है ना। ये तो ये इस तरीके से हमारी लोकतंत्र की शुचिता को ठीक रखने के लिए और ख़ासतौर पे परिणाम सही सटीक आएँ उसके लिए निर्वाचन आयोग ने बहुत बेहतरीन काम किया। देश भर में होना ही चाहिए, और भारतीय को ही भारतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी कवायद है, ये पूरी दुनिया में होता है, भारत में भी हो रहा है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। तो और ख़ासतौर पर ये जो सत्र की जहाँ तक आप बात कर रहे थे, तो सत्र की बात में एक मुझे ये एक हफ्ता जिस तरह से बर्बाद हुआ है, इसका भी जरा अगले हफ्ते अगर कोई सरकार की तरफ से जवाब दे दे तो बड़ा अच्छी बात होगी कि ये एक हफ्ते में कितना पैसा बर्बाद हुआ, कितना वक्त बर्बाद हुआ। और ये अगर आपको चर्चा की शुरुआत 28 तारीख से आपने करनी थी, तो ये सदन भी 28 से ही रख लेते,
ये एक हफ्ता की उम्र बाद ही आ गया। तो ये दिखाता है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं, सत्ता में रहें या विपक्ष में, सबकी मानसिकता एक जैसी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता जनता के पैसे के बर्बाद होने से। अगर कोई आम आदमी, हम बार बार ये सब चर्चा करते रहे हैं कि आम आदमी अगर काम पर जाए, काम करके नहीं आए तो क्या उसको सैलरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो जब ये जो सांसद हैं, जब सत्र नहीं चलता है, जब सदन पूरे सुबह 11 बजे ही अगले दिन की 11 बजे तक स्थगित हो जाता है, तो उनको भी पैसे नहीं मिलने चाहिए। जो जनता का धन है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर चर्चा की शुरुआत 28 से होनी थी तो सत्र भी 28 से ही होना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। अगले सप्ताह शायद हम चर्चा जब करेंगे तो शायद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो तिथि है, प्रक्रिया है, वो सामने आ चुकी होगी। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।